एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स, और अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडिएशन एक्सपोजर से रिलेटेड। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम अगर 2 साल पहले की बात करें तो इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। ठीक है, समझा जाता था ये एक अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक है और लोग इसको नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे अब ये एम डी कैट पी एम सी के अंडर आया है तो ये टॉपिक आने लगा है। मैंने देखा है कि लास्ट टाइम 6-7 एम सी क्यूज़ इन बातों से आए हुए थे जो अभी मैं कराने जा रहा हूँ डिफरेंट पेपर्स में। रोज़ का अलग पेपर होता था तो इस वजह से इजी टॉपिक है। क्रैमिंग ज़्यादा रिक्वायर्ड है इसमें, और जो आपके पास कॉन्सेप्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं अपनी कोशिश करूँगा कि जितना आप लोगों को याद करा सकूँ उतना याद करा दूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि रेडिएशन एक्सपोजर का मतलब क्या है। अगर एक बंदा है जो कि मैं और आप कोई भी हैं, ठीक है, तो उसको मुख्तलिफ जगहों से रेडिएशंस मिल रही हैं। स्पेस की अगर बात की जाए तो हमारे पास सन से रेडिएशंस आ रही हैं। इसके अलावा डिफरेंट रेडिएशन डिफरेंट प्लैनेट से भी आ रही हैं। ठीक है, तो सन एक सोर्स होगी हमारे पास। सेकंड, अगर बात की जाए अर्थ की, ठीक है, तो अर्थ के अंदर यूरेनियम है हमारे पास, रेडॉन है, पोलोनियम है, डिफरेंट सोर्सेस हैं रेडिएशंस के, तो इनकी वजह से भी रेडिएशंस आ रही हैं। तो ये एक और सोर्स हो गया। फिर क्या है जी कि हम लोग देखते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल फोन्स यूज़ करते हैं, सिटी स्कैन्स हो गए, एक्सरेस हो गए। ठीक है, इसके अलावा जो जनरली हमारे मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं वो रेडिएशंस का सोर्स होती हैं। ठीक है, इवन के जो आपका फूड होता है, ठीक है, एक जनरल बेसिक सी चीज़ है फूड, जिसे हम खाते हैं फूड, तो फूड के अंदर भी इवन के पोटेशियम और जो आपके पास कार्बन 14 है, ये सोर्स है रेडिएशन का। तो देखा जाए तो हर जो चीज़ है हमारे इर्द गिर्द वो हमारे लिए रेडिएशन का सोर्स है। ये सारी रेडिएशंस अनवांटेड हैं, लेकिन इन सबको कहा जाता है बैकग्राउंड रेडिएशंस। तो ये हो गई हमारे पास क्या चीज़, बैकग्राउंड रेडिएशन। अब अगली चीज़ ये है कि रेडिएशंस मैंने कहा है अनवांटेड है। क्यों अनवांटेड है ये देखने की बात है। तो रेडिएशंस जो है वो इंसान के अंदर म्यूटेशंस भी कॉज करती है, डिफरेंट और हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितनी भी चीज़ें वो हम आगे डिटेल से कर लेंगे। लेकिन ये बैकग्राउंड रेडिएशंस जो हैं ये अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, अब बैकग्राउंड रेडिएशन के बाद हम एक चीज़ पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं डोज। डोज ये है कि हाउ मच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट मास। यानी कि ये बैकग्राउंड जो रेडिएशंस हैं ये हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अब डोज हमें ये बताती है कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो डोज होती है हमारे पास एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, और इसको इस तरह से लिखते हैं कि D इज इक्वल टू E/m। डोज का जो SI यूनिट है हमारे पास वो है ग्रे। ठीक है, और इसका जो ओल्ड यूनिट है वो है हमारे पास, वो है 1 रेडिएशन। तो 1 रेडिएशन है हमारे पास 0.01 ग्रे। ठीक है, अब अगर एक इसमें से सिंपल सा सवाल किया जाए कि अ मैन ऑफ 60 kg absorbs 600 joule of radiation, energy of radiation, what is the dose? तो इसको कैसे सॉल्व करना है, आपने आपने इस तरह से करना है सॉल्व, सिंपल, कि डोज जो है वो क्या है, एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। तो ये हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 60, आंसर आ जाएगा आपके पास 10 ग्रे। ठीक है, तो ये होगी उसकी एब्जॉर्ब्ड डोज। सिंपल है, ये डोज की बात हो गई।
अब डोज का कॉन्सेप्ट तो था हमारे पास, ये काफ़ी पहले आ गया था कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इंसान, कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। लेकिन एक और इसमें चीज़ फैक्टर आ गया देखने का कि डिफरेंट रेडिएशंस जो हैं वो बिहेव करती हैं डिफरेंटली। टॉपिक का नाम है हमारे पास इक्विवेलेंट डोज। और ये बात आई क्यों कि डिफरेंट जो रेडिएशंस हैं वो बिहेव करती हैं डिफरेंटली। फॉर एग्जाम्पल, अगर अल्फा रे को हम कंपेयर करें वर्सेस गैमा रे, हाई रेडिएशंस गैमा रेस, तो अल्फा रे जो है वो कुछ खास डैमेज नहीं करती। अगर हाई एनर्जी अल्फा रे होगी तो वो मैक्सिमम बर्न्स या सोर्स कॉज कर देगी। लेकिन गैमा रेस ऑन द अदर हैंड म्यूटेशंस कॉज करती हैं, जिसकी वजह से कैंसर्स कॉज होते हैं। तो अब आप लोग मुझे ये चीज़ डिसाइड करके बताएं कि अगर आपके पास 10 जूल ऑफ अल्फा रे की एनर्जी हो और 10 जूल ऑफ गैमा रे की एनर्जी हो तो कौन सी मोर डैमेजिंग होगी? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है ये मोर डैमेजिंग होगी। जबकि इन दोनों की अगर मैं डोज निकालूंगा तो सेम होगी, क्योंकि एनर्जी क्या है? सेम है। इस वजह से एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया और वो कॉन्सेप्ट था रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस का। और ये कॉन्सेप्ट ये था कि द रे more damaging, which are more damaging, have more RBE value। ठीक है। और इक्विवेलेंट डोज का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से आया कि इक्विवेलेंट डोज इज इक्वल टू डोज इनटू RBE। तो DE जो हो गया वो मेरे पास हो गया डोज इनटू RBE। तो अब क्योंकि अल्फा का ज्यादा है RBE तो उसकी इक्विवेलेंट डोज क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ह्यूमन के पर्सपेक्टिव पे, डैमेजिंग रिजल्ट्स के पर्सपेक्टिव पे जो इक्विवेलेंट डोज है वो ज्यादा मैटर करती है बनिस्बत डोज के। यूनिट्स की बात की जाए तो इसका जो SI यूनिट है वो है सेवियर्ट, जिसको SV से भी लिखते हैं। और इसका ओल्ड यूनिट है हमारे पास रैम, और 1 रैम इक्वल होता है 0.01 सेवियट के। ठीक है। तो ये है हमारे पास इक्विवेलेंट डोज और डोज का कॉन्सेप्ट। डोज जनरली बताती है कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, बल्कि इक्विवेलेंट और जो इक्विवेलेंट डोज है वो ये भी साथ बताती है कि कौन सी कितनी ज्यादा डैमेज कॉज कर रही है। तो अगर डैमेज के हिसाब से देखा जाए तो क्या है? इक्विवेलेंट डोज इंपॉर्टेंट है, ना कि डोज इंपॉर्टेंट है। अब डैमेज की बात हो रही है तो हम देख लेते हैं कि मेजर जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं रेडिएशंस के वो क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी कि अल्फा रे की, कि अल्फा रे क्या कॉज करती है। ठीक है। तो अल्फा रे जो है वो क्योंकि उसकी आयोनाइजिंग पावर बहुत ज्यादा हाई है और उसकी पेनिट्रेशन कुछ इतनी खास नहीं है तो वो लेस हार्मफुल है। सबसे कम हार्मफुल जो है वो अल्फा रे है। और वेरी हाई एनर्जी जो अल्फा रेस हैं वो बर्न्स कॉज कर सकती हैं। ठीक है। इससे ज्यादा कुछ खास अल्फा रे का काम नहीं है। बीटा रे की अगर बात की जाए तो बीटा रेस के हार्मफुल इफेक्ट में आ जाता है आपके पास स्किन की रेडनेस आ जाती है, ठीक है, सोर्स आ जाते हैं और इसके अलावा बर्न्स आ जाते हैं। ये है बीटा रे के हार्मफुल इफेक्ट्स। गैमा रे के अगर हार्मफुल इफेक्ट्स की बात की जाए तो गैमा रे एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम रखती है अपने पास। ठीक है। तो गैमा रे अगर हमारे पास लो एनर्जी में होंगी तो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि लॉस ऑफ हेयर हो सकता है, अल्सरेशंस कॉज हो सकती हैं। और अगर यही गैमा रे हाई एनर्जी में होगी तो तब जो है ये अपने सीरियस इफेक्ट्स दिखाती है, जैसे कि म्यूटेशंस, उसकी वजह से डिफरेंट कैंसर्स।
फिर एक और जो इसका मेजर साइड इफेक्ट है वो है एक ब्लड कैंसर जिसको हम कहते हैं ल्यूकीमियास। ठीक है, तो ये है मेजर मेजर जो आपके पास हार्मफुल इफेक्ट्स आ जाते हैं अल्फा बीटा और गैमा रेस के। अब बात यह है कि जब किसी चीज के हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं तो उसके यूजफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। तो अब देख लेते हैं हम थोड़े से यूजफुल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। यूजफुल इफेक्ट्स में जो पहला यूजफुल इफेक्ट है हमारे पास वो है कि ये यूज होते हैं एज अ ट्रेस एलिमेंट। क्या मतलब है हमारे पास ट्रेस एलिमेंट में यूज होने का? ट्रेस एलिमेंट ये यूज होते हैं फॉर ट्रेसिंग ऑफ बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। एग्जाम्पल अगर हम इसकी ले लें तो एक मेजर एग्जाम्पल है हमारे पास कार्बन 14 की एग्जाम्पल। अब हमने क्या किया कि हमने पानी में कार्बन 14 मिक्स की और उसको प्लांट को दे दिया। तो प्लांट के अंदर क्या आ गई? कार्बन आ गई जो रेडियो एक्टिव थी। अब हमें यह पता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में। ठीक है, तो जो कार्बन ये हमारे पास रेडियो एक्टिव कार्बन था यानी कि कार्बन 14 था, वो जिस जिस प्रोसेस से गया उसने उस प्रोसेस के दौरान बीटा रेस एमिट की और हम उसको ट्रेस करते गए और इस तरह से हमने सारा का सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ट्रेस कर लिया। इस सब को याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कार्बन 14 जो था वो यूज हुआ था फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को समझने के लिए। ये अगर आपको बात आती है तो आपका एमसीक्यू कवर हो जाता है। सेकंड यूज की अगर बात करें तो सेकंड यूज मेडिकल फील्ड में है इसका। मेडिकल फील्ड में ये डायग्नोसिस के लिए भी यूज होता है और ट्रीटमेंट के लिए भी। डायग्नोसिस की अगर बात की जाए तो डायग्नोसिस में ये हमारे पास पहला जो एलिमेंट आता है वो है आयोडीन 131। अब थायराइड ग्लैंड को जो है वो T3 और T4 बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। ठीक है, आयोडीन होगा तो T3 और T4 बचेंगे। तो अगर मैं रेडियो एक्टिव आयोडीन यूज करता हूं और इसका अपटेक जो है वो ज्यादा हुआ होता है तो इसका यह मतलब है कि बंदा हाइपरथायरॉइड है, यानी कि उसकी T3 और T4 की जो प्रोडक्शन है वो क्या हुई हुई है? ज्यादा हुई हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आयोडीन हमारी हेल्प करता है ग्वाइटर और हाइपरथायरॉइडिज्म को डिटेक्ट करने में। एक और जो चीज किताब में हमारी दी हुई है वो है सोडियम से रिलेटेड कि सोडियम 24 सोडियम का 24 वाला आइसोटोप जो है वो हमारे पास इस्तेमाल होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये है सोडियम का काम। अब ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए, ट्रीटमेंट में जो चीजें मेजरली यूज होती हैं उसमें जो आपके पास कोबाल्ट 60 है वो मेजॉरिटी कैंसर्स के ट्रीटमेंट में यूज होता है, जबकि जो फास्फोरस 33 है और स्ट्रोंशियम 90 है वो यूज होता है स्किन कैंसर्स के लिए। ठीक है, तो ये है हमारे पास जो मेजर यूजेस हैं रेडिएशंस के कि एक तो ट्रेस एलिमेंट के तौर पे यूज होता है, फिर डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीजेस में यूज होता है और ट्रीटमेंट में भी यूज होता है। तो ये है सारा हमारे पास बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, एक छोटी सी मजीद चीज आपको बताना चाहूंगा, दो टेबल्स किताब में हैं जो कि मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, मुझे शेयर करने चाहिए। वो दो टेबल्स जो हैं वो ये हैं। ये टेबल आपको ये बता रहा है कि कितनी रेडिएशंस कौन सी चीज देती है। फॉर एग्जांपल ये टीवी जो है वो बंदे को पर ईयर जो है वो 10 माइक्रोसेवियट्स रेडिएशन प्रोवाइड करता है। फिर एक जो ब्रिक है हाउस की वो 750 माइक्रोसेवियट्स
रेडिएशन देती है। अगर आप यूरेनियम की माइन में 1 महीना काम करेंगे तो 1000 सेवियट्स आपको माइक्रोसेवियट्स मिलेगी 1 महीने में। इसी तरह मैक्सिमम जो अलाउ है रेडिएशन वर्कर्स को जो रेडिएशन की माइंस में काम करते हैं वो 50,000 माइक्रोसेवियट्स है। तो ये बेसिकली ये जो है इसकी समरी जरा सी देख लीजिएगा कि क्या चीज क्या है। फिर ये जो अगला है ये आपको अफेक्ट्स बता रहा है, ठीक है। अफेक्ट्स किस तरह से बता रहा है कि यहां पर 1 लाख सेवियट्स जो है वो रेडिएशन सिकनेस कॉज करता है। फिर 2 लाख से 3 लाख के बीच में स्टेरिलिटी आ जाती है, ठीक है। फर्टिलिटी का ऑपोजिट होता है स्टेरिलिटी। और अगर इतने सेवियर्स होंगे तो डेथ ऑफ 60% पीपल हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक अफेक्ट्स की है और वो दूसरी जो है वो डोजेस की है। तो ये जरा सा देख लीजिएगा दोनों टेबल्स। यहां पर हमारा बायोलॉजिकल साइड जो है वो रेडिएशंस की कवर हो गई है। अब हमारे पास एक ही टॉपिक रहता है, वो है फोर्सेस का और साथ वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर की, ठीक है।